दोस्तों नमस्कार। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इसके अलग अलग एस्पेक्ट पे हम बात कर रहे हैं और बात पिछले एपिसोड में ख़त्म हुई थी आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी एक मैग्नेट की तरह है जो सर्कमस्टांसेस को अपनी ओर खींचती है और हमारे डिसीजन हमारी आइडेंटिटी से अलग नहीं हो सकते। कुछ लोग नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड जो नॉवल है उसको 19वीं शताब्दी की एक फिलॉसफी है एग्जिस्टेंशियलिज्म। इस फिलॉसफी की जो मेन मान्यता है कि इंसान के पास फ्री विल है और अंडरग्राउंड मैन की जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाली टेंडेंसीज हैं उन सारी टेंडेंसी को फिलोसफर्स कहते हैं कि ये फ्री विल का एक्सप्रेशन है, क्योंकि नेचर तो इरेशनल नहीं है। सूरज एक समय पे निकलता है, एक समय पे छिप जाता है। ऐसा तो नहीं कि कभी शाम में निकलेगा कभी दोपहर में निकलेगा। उसका एक पैटर्न है, प्रेडिक्टेबिलिटी है। ठीक है, बीच में कुछ इवेंट्स आती हैं, लेकिन इंसान रैशनल नहीं है। वो अपनी फ्री विल को एक्सप्रेस करता है, किसी पैटर्न में नहीं चलता है। लेकिन जो एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं नीत्शे करके, वो दोस्तोवस्की को फिलोसोफर से ज्यादा एक साइकोलॉजिस्ट मानते थे। और मुझे भी ऐसे लगता है कि ये नॉवल साइकोलॉजी का नॉवल है। इसमें फिलोसफी कम और साइकोलॉजी ज्यादा है कि कैसे इरेशनैलिटी डोमिनेट कर जाती है और जो इरेशनैलिटी है वो अनकॉन्शियस है। क्योंकि कॉन्शियसनेस का मतलब ही जागरूकता है। जागते हुए व्यक्ति इरेशनल व्यवहार नहीं करेगा। तो इरेशनैलिटी पे सबसे ज्यादा जो इंसान का इरेशनल बिहेवियर है उस पे सबसे ज्यादा खोज करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे, सबसे ज्यादा की बजाय कहूं सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था सिगमंड फ्रॉयड। साइकोलॉजी का बहुत बड़ा नाम है और हमारे अनकॉन्शियस बिहेवियर पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन के थ्रू बहुत खोज की। मीन्स इरेशनैलिटी की स्टडी हो रही है रैशनल मेथड से। ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति थे कि बात करते करते किसी का हाथ ऐसे क्यों हिलना शुरू हो जाता है, अचानक कोई नाखून क्यों चबाना शुरू कर देता है, क्योंकि बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है उसमें कोई ऐसा व्यवहार तो करेगा नहीं कॉन्शियसली। लेकिन उन्होंने, फ्रॉयड ने जो अपनी रिसर्च की साइंटिफिक मेथड से, उसका मेन निष्कर्ष यही था कि हमारा कॉन्शियस माइंड ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर अनकॉन्शियस माइंड है। और ये बड़ी खोज इसलिए भी थी क्योंकि आज तक जो इरेशनल फिनोमिना थे वो सुपरनैचुरल के परव्यू में आते थे। मतलब कोई पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है, इरेशनल बिहेवियर कर रहा है, तो कहते थे इसके अंदर कोई भूत प्रेत आ गया है, कोई चुड़ैल आ गई है, इसका जाड़ा करो, ये करो। लेकिन फ्रॉयड ने कहा ऐसा कुछ नहीं है।
फ्रॉइड की थ्योरी ये कहती है कि हमारी जो डिजायर्स हैं वो इरेशनल हैं। जैसे कोई 8-10 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है और उसको अपनी टीचर से बहुत प्यार मिला, बहुत केयर मिली, अटेंशन मिली, और वो घर आके कहता है कि मैं अपने टीचर से शादी करूंगा। अब ये डिजायर इरेशनल है लेकिन पावरफुल है, बहुत एनर्जी है। उस एनर्जी को फ्रॉइड ने कहा इड। तो फ्रॉइड ने कहा हमारी कुछ इरेशनल डिजायर्स हैं, और फ्रॉइड का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ये इरेशनल डिजायर्स की नेचर जो है वो सेक्सुअल है। बाद में कई साइकोलॉजिस्ट उनसे डिफर भी किए, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड पे जो शुरुआत थी उसमें फ्रॉइड ने की शुरुआत, और उन्होंने कहा ये सारी जो हमारी डिजायर्स हैं, इरेशनल डिजायर्स, ये सेक्सुअल हैं। इन सेक्सुअल डिजायर्स को जो समाज है, मोरालिटी है, मोरल पुलिस की तरह जो समाज एक्ट करता है, वो उसको रोकता है। उसको कहते हैं बच्चे को, भाई नहीं नहीं, तेरी उम्र नहीं है शादी करने की, तेरे में मेच्योरिटी नहीं है, तेरी फिजिकल डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं है। लेकिन बच्चे में भी कॉन्शियस माइंड इतना डेवलप नहीं है, वो इस बात को समझेगा नहीं। तो डिजायर को जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं वो सप्रेस करते हैं। उन मोरल प्रिंसिपल्स को फ्रॉइड ने कहा सुपर ईगो। एक इंस्पेक्टर की तरह बैठा जो बताता है कि ये डिजायर तुम्हारी सही नहीं है। तो हमारी कॉन्शियसनेस में एक इड हो गया जो पावरफुल डिजायर है, उसको कंट्रोल करने वाला सुपर इंस्पेक्टर है जिसका नाम है सुपर ईगो। और एक जैसे जैसे कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है तो एक अपनी पर्सनैलिटी, एक ईगो डेवलप होनी शुरू होती है, जो इड और सुपर ईगो इन दोनों के बीच में मीडिएशन का काम करती है। ईगो का काम क्या है? नाम बना रहे, लेकिन काम भी हो जाए। जो इड चाहता है वो किसी मात्रा में पूरा हो जाए, तो वो सुपर ईगो से नेगोशिएट करके कि ठीक है ये डिजायर है, इसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इरेशनल डिजायर है, एकदम बैंक से नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, ईगो क्या कहती है कि यहां कोई देख नहीं रहा, यहां से चुरा लो। तो ईगो का काम क्या है? सुपर ईगो से परमिशन लेके इड की थोड़ी थोड़ी डिजायर्स को पूरा करना, काम भी पूरा हो जाए और नाम भी बचा रहे। ईगो अपनी नाम को खराब नहीं करना चाहती, लेकिन जो एक आध डिजायर तो ऐसे पूरी हो जाएगी, ज्यादातर डिजायर्स पूरी होंगी नहीं। तो फ्रॉइड का कहना था कि ये जो सप्रेस की हुई हमारी डिजायर्स हैं वही हमारी जिंदगी में मेंटल प्रॉब्लम्स और फिजिकल प्रॉब्लम के रूप में आती हैं। इनफैक्ट हमारे सपनों में भी आती हैं। तो हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी हमारी छुपी हुई डिजायर्स का ही अलग रूप हैं। और वो जो डिजायर्स हैं मोस्टली सेक्सुअल इन नेचर है। ये फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट है। और फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट में मेन एक कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि बच्चा मां को पाना चाहता है और उस डिजायर में वो अपने पिता को एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है, एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया था वो एक ग्रीक प्ले था एडिपस नाम से। तो इसलिए उस कॉम्प्लेक्स को उन्होंने एडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया कि बच्चा अपने मां से शादी करना चाहता है और पिता का कत्ल करना चाहता है।
अब इस सारी, क्योंकि जो पायनियर होता है ना किसी भी कॉन्सेप्ट में, वो थोड़ा गलतियां करता है। तो फ्रॉइड यहाँ तक सही थे कि हमारी सप्रेस्ड डिजायर्स जो हैं वो अनकॉन्शियस हैं, लेकिन सारी डिजायर्स सेक्सुअल ही हैं। ये काफ़ी लोग उससे डिसएग्री किए, जिनमें मेन थे उनके ही स्टूडेंट कह लो, आप कोवर्कर कह लो। एक थे एडलर और दूसरे थे कार्ल यूंग। तो एडलर ने क्या कहा? एडलर ने कहा कि सारी डिजायर सेक्सुअल नहीं है। जो मेन कॉम्प्लेक्स है वो एडिपस कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि बच्चा साइज में, क्षमता में छोटा है। यहां तक एग्री किए थे कि बचपन में ही हमारा अनकॉन्शियस में काफ़ी कुछ सप्रेस्ड रह जाता है। तो एडलर ने कहा कि ये जो सप्रेशन है ये सेक्सुअल नेचर का नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरी कैपेसिटी कम है, मैं अपने आप को दूसरे से थोड़ा इन्फीरियर समझता हूँ। तो इन्फीरियर होने का कॉम्प्लेक्स मेन कॉम्प्लेक्स है, ये एडलर की थ्योरी है, और जिसको बाद में कई साइकोलॉजिस्ट ने सही भी माना, जिसमें से मेन थे एरिक बर्न। एरिक बर्न ने क्या कहा कि बचपन के कुछ सालों में पूरी जिंदगी की तस्वीर बन जाती है, जैसे हमारे अंडरग्राउंड मैन की भी, क्योंकि अनवांटेड था, स्कूल में भी अनवांटेड था, टच नहीं मिला, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो उन्होंने कहा बचपन के कुछ सालों में जीवन की तस्वीर बन जाती है और एक स्टोरी बचपन में ही ली जाती है, जिसको उन्होंने कहा स्क्रिप्ट, लाइफ स्क्रिप्ट। लाइफ स्क्रिप्ट तो कई हैं, लेकिन उनको मेन उन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, बच्चा देखता है कि उसमें क्षमता नहीं है, उसके हाथ पैर छोटे हैं, आसपास जो लोग घूम रहे हैं उनके हाथ पैर बड़े हैं। उसको अगर कोई अपनी इच्छा हुई है, भूख लगी है, उसने कुछ मांगना है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, रोता है, चिल्लाता है, किसी ने सुन लिया तो उसको मिल जाता है, नहीं सुनता तो नहीं मिलता। तो एक कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है कि आई एम पावरलेस, अदर्स आर पावरफुल, हेल्पलेसनेस का। 9-10 महीने की उम्र गुजरती है, तो एक मोशन डेवलप होता है, बच्चा घुटनों के बल चलना शुरू होता है, और चलते चलते बच्चे के हाथ पहुंच के बिजली के स्विच पे, बच्चा स्विच को दबाता है, लाइटें जलनी शुरू हो जाती हैं। पहले तो उसको विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज तक उसके करने से कुछ हुआ नहीं था। फिर वो स्विच को बंद करके देखता है, लाइटें बंद हो जाती हैं, फिर जगाता है, फिर जग जाती है, अब विश्वास हो गया। अब ये पहली बार लाइफ में डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस सब पहली बार हो रहा है ज़िंदगी में। बहुत बड़ी घटना है, साइकोलॉजिकली बहुत बड़ी घटना है। तो पहली बार आई एम पावरलेस, अदर्स आर पावरफुल की जगह चेंज हो जाता है आई एम पावरफुल, अदर्स आर आल्सो पावरफुल। मेरे में भी शक्ति है और उनमें भी शक्ति है। अगर एरिक बर्न की भाषा यूज करें तो उन्होंने कहा है आई एम ओके, यू आर ओके। लेकिन बाई चांस अब उसके बाद बच्चे को रोकना बड़ा मुश्किल है, उसको अपनी ताकत का एहसास पहली बार हुआ है। जो भी रास्ते में आ रहा है टूट रहा है, गिलास आ रहा है गिलास टूट रहा है, कोई खिलौना आया खिलौना टूट गया। जब ये शक्ति प्रदर्शन चल रहा है तो बाई चांस किसी ने ऊंची चीख में बच्चे को कुछ कह दिया, हटा दिया, डरा दिया,
तो बच्चा सोचता है कि पावर तो है, लेकिन पावर यूज़ करना ठीक है कि नहीं ठीक है। तो ये डाउट भी इमर्ज होना साथ साथ शुरू हो जाता है। तो एरिक बर्न ने ये जो थ्योरी दी स्क्रिप्ट की, कि हमारी स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है हमारे एक्सपीरियंस के कारण, जो हमारे समाज के साथ एक्सपीरियंस हैं, और उसके थ्रू हम समाज से अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं या सुपीरियर समझते हैं। उसके कारण एक स्क्रिप्ट हम लिखेंगे जो या तो होगी आई एम ओके यू आर ओके, या होगी आई एम नॉट ओके यू आर ओके, या होगी कि आई एम नॉट ओके यू आर ऑल्सो नॉट ओके, ठीक है, या आई एम ओके यू आर नॉट ओके। तो ये स्क्रिप्ट थ्योरी के हिसाब से हमारे जीवन के अनुभव होते रहेंगे। और ये बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि उस वक्त न्यूरोसाइंस इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। आज न्यूरोसाइंस जरूर ऐसा कहती है कि ब्रेन के जो सर्किट हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर हेल्पलेसनेस वाला सर्किट ज़्यादा यूज़ हो गया तो हम हेल्पलेस ही रहेंगे। अगर लो कॉन्फिडेंस वाला सर्किट हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वही सर्किट हमारी आइडेंटिटी बन जाएगा और वो हमें मजबूर करेगा कि हम कॉन्फिडेंस के बिना रहें। तो ये जो आइडेंटिटी है, स्क्रिप्ट है, ये मेन ड्राइवर है हमारी लाइफ का। और इसमें क्या पॉसिबल है चेंज करना? तो एरिक बर्न ने कहा हाँ पॉसिबल है। उन्होंने सिंबल लिया वॉकिंग का, कि चलना है, मूव में पहली बार हम अपने आप डिसीजन लेते हैं। तो जब भी हम कॉन्शियस होते हैं तो हम टेस्ट करते हैं पैर रखते वक्त कि यहाँ पैर रखें कि ना रखें, तो उस इन्वायरमेंट को टेस्ट करते हैं। इसको हमने टेस्ट करना छोड़ दिया था। तो एरिक बर्न की बहुत बड़ी एक देन है कॉन्शियस को जानने की और ऑटोमेटिक को इंटेंशनल बनाने की। सिंपल सी थ्योरी है उनकी, वॉक में आगे उन्होंने और कई टेक्निक्स दी हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे। उनका एक प्रसिद्ध काम है गेम्स पीपल प्ले, उस पर बात करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। एक नॉवल भी है द हॉर्स द बॉय द मोल द फॉक्स, है ना। उसमें एक लड़का एक घोड़े से कह रहा है मेरे को आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्या करूं? तो घोड़ा उससे पूछता है तुम्हें अगला कदम नज़र आ रहा है, कहाँ रखना है? वो कहता हाँ। बोला बस इतना करते जाओ, अगला कदम रखते जाओ। तो कॉन्शियस को डेवलप करने की, इंटेंशन को डेवलप करने का पहला स्टेप है वॉक। मैं कोशिश करता हूँ कि वॉक करूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी एक ना एक स्टेप लेंगे वॉक करने का, जिससे हम थोड़ा बहुत अनकॉन्शियस के ऑटोमेटिक सर्किट से बाहर आ सकें। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।